नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सबकी दोस्त आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और बेहद ही दिलचस्प कहानी के साथ, जिसका नाम है फ़ोटोग्राफ़र। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। मौसम बहार के फूलों से घिरा बेहद नज़र फरेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नज़र आ जाता है। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। एक पल खाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नज़दीक वालरस की ऐसी मूँछों वाला एक फ़ोटोग्राफ़र अपना साजो सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है। इसी वजह से बहुत कम सियाह इस तरफ आते हैं। चुनाचे जब कोई महासल मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फोटोग्राफ़र बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। बाग के माली से उसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फ़ोटोग्राफ़र को इशारा कर देता है और जब महासल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद बगीचे में आता है तो माली और फ़ोटोग्राफ़र दोनों उनके इंतज़ार में चौकस हैं। फ़ोटोग्राफ़र मुद्दतों से यहाँ मौजूद है, ना जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता। लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहाँ जाए। इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसकी बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं। पहले यहाँ साहिब लोग आते थे, बरतानवी प्लांटर्स सफ़ेद सोला हैट पहने कॉलोनियल सर्विस के जुगादारी ओहदेदार और उनकी मेम लोग और बाबा लोग। रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थी और ग्रामोफोन रिकॉर्ड चीखते थे। गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम में चौबी फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई के ज़माने में अमेरिकन आने लगे थे। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का स्याह आने शुरू हुए, या सरकारी अफसर या नए ब्याहे जोड़े या मुसव्विर या कलाकार जो तन्हाई चाहते हैं। ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धनक का नज़ारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत के मुतलाशी हैं, जिसका ज़िंदगी में वजूद नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं फ़ना हमारे साथ है। हम जहाँ ठहरते हैं फ़ना हमारे साथ है। फ़ना मुसलसल हमारी हमसफ़र है। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। फ़ोटोग्राफ़र के कैमरे की आँख ये सब देखती है और खामोश है। एक रोज़ शाम पड़े एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आकर उतरे। ये दोनों अंदाज से महासल मनाने वाले मालूम होते थे, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा थे। वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। जीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और इसके बाद 3 बेडरूम। ये कमरा मैं लूँगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और ओवरकोट उस कमरे के एक पलंग पर फेंक दिए थे। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उसे कहा। अच्छा। लड़की दोनों चीज़ें उठाकर बराबर के स्टिंग रूम में गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वो मज़दूर नज़र आ रहे थे जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ़ थे। एक बैरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया। लड़की सफ़र के कपड़े तब्दील करके स्टिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसने नज़रें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफ्तन अंधेरा छा गया था। वो दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंधलके को देखने लगी। फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। ना जाने वो दोनों क्या बातें करते रहे। फ़ोटोग्राफ़र जो अभी भी नीचे फाटक पर बैठा था, उसका कैमरा आंख रखता था, लेकिन समात से आरी था। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के लिए कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज़ पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिला उठी थी।
उस वक्त तक एक यूरोपियन सयाह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा खत लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्ट कार्ड उसके सामने मेज़ पर रखे थे। सयाह अपने घर खत लिख रहा है कि मैं इस वक्त पूरा असरार मशरिक एक पुरअसरार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरअसरार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है, लड़की ने चुपके से कहा। उसका साथी हंस पड़ा। खाने के बाद वो दोनों फिर स्टिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी होती गई। दफ्तन लड़की की ज़ोर से छींक आई और उसने सूं सूं करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। तुम अपनी ज़ुकाम की दवा पीना ना भूलना, नौजवान ने फ़िक्र से कहा। हाँ, शब्बा खैर, लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा गुप अंधेरा पड़ा था। कमरा बेहद पुरसुकून, खुनुक और आरामदेह था। जिंदगी बेहद पुरसुकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंगार मेज़ की दराज खोलकर दवा की शीशी निकाली कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना स्याह किमोनो पहनकर दरवाज़ा खोला। नौजवान ज़रा घबराया हुआ सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। अच्छा, लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। सुबह को वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आई। जीने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान बरासों से चमकाए जाने के बाद हाल के झिलमिलाते चौबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताज़ा फूलों के अंबार उनके नज़दीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और जर्दो सफ़ेद तितलियां सब्ज़े पर उड़ती फिर रही थीं। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नूमूदार हुआ। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था। माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है, उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज़ पर रख दिया। लड़की ने एक शगुफा उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। एक फ़ोटोग्राफ़र भी नीचे मंडरा रहा है, उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुतल्लिफ़ दरफ़ियात किया कि तुम फ़लाँ फ़िल्म की स्टार तो नहीं। नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवर रक्कासा थी, मगर इस जगह पर किसी ने भी उसका नाम न सुना था। नौजवान उस लड़की से भी ज़्यादा मशहूर मूसीकार था, मगर उसे भी यहाँ कोई ना पहचान सका था। उन दोनों को अपनी इस आरिज़ी गुमनामी और मुकम्मल सुकून में ये मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ते करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर उन दोनों को देखा और ज़रा सा मुस्कुराया। वो भी इन दिनों की खामोश मसरत में शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद वो दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नूमूदार होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और ज़रा झुककर कहा, फ़ोटोग्राफ लेडी। लड़की ने घड़ी देखी। हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी, फोटोग्राफर ने पाँव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की समित इशारा करते हुए जवाब दिया। बाहर कारज़ारे हयात में घमसान का रन पड़ा है। मुझे मालूम है इस घमसान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धनक पल की पल में गायब हो जाती है। लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँगा, इधर आइए। बड़ा लसान फोटोग्राफ़र है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली, जो गोया अब तक अपने क्यों का मुंतज़िर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और वो उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब जा खड़े हुए। लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसलिए उसने ज़रा मुस्कुराते हुए आंखें ज़रा सी चुंधियारी थी। क्लिक क्लिक, तस्वीर उतर गई।
तस्वीर आपको शाम में मिल जाएगी। थैंक यू लेडी, थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने ज़रा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वो दोनों शाम पड़े लौटे और संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर निचली मंजिल के वसी और खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। ना जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह ख़त्म होने में ही ना आती थी। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों की महवियत में उनको फ़ोटोग्राफ़र और उसकी खींची हुई तस्वीरें याद भी ना थी। सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बैरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फ़ोटोग्राफ़र साहब भी रात को दे गए थे। उसने कहा, अच्छा, इसे सामने वाली दराज में रख दो। लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे वो दराज खोलना याद ही न रही और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी सी नज़र डालकर वो तेज़ तेज़ चलती कार में बैठ गई। नौजवान ने कार स्टार्ट की। कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर उसे उठकर टोपी उतारी और मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार डलवान से नीचे रवाना हो गई। वो वॉलरस की ऐसी मूँछों वाला फ़ोटोग्राफ़र अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह इस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा है और स्याहों की तस्वीरें उतारता रहता है, जो अब नई फ़िज़ाई सर्विस शुरू होने की वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुए, उनमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उनको फोटोग्राफर ने देखा, जो कोच को देखते ही फ़ौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीवी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठा था। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सियाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बैरे कमरे की झाड़ पोंछ कर चुके थे। तांबे के गुलदान ताज़ा फूलों के इंतज़ार में हाल के फर्श में रखे झलझल कर रहे थे और ड्राइंग हॉल में दरीचे के नीचे सफ़ेद बुर्राक मेज़ पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। नौवारिद खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली स्टिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में से कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गई, जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटे तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई न था। स्टिंग रूम भाएं भाएं कर रहा था। वो फिर आकर लेट रही। कमरा बहुत सर्द था। सुबह को उठकर उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज़ की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज़ के नीचे एक लिफाफे का कोना नज़र आया जिस पर उसका नाम लिखा था। खातून ने ज़रा तज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला। एक कॉकरोच कागज़ की तह में से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया। उन्होंने दहलकर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही और फिर उसे अपने बैग में रख लिया। बैरे ने बाहर से आवाज़ दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे गई। फ़ोटोग्राफ़र नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफ़ी से कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार मेज़ की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज़ के नीचे इसी तरह पड़ी रही। फिर उनकी आवाज़ में जल्लाहट आ गई। और यहाँ का इंतज़ाम कितना ख़राब हो गया है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच। फ़ोटोग्राफ़र ने चौंक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की। फिर खातून के झुर्रियों वाले चेहरे पर नज़र डालकर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती रही,
उनकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। चेहरे पर दुरुस्ती और सख्ती थी और अंदाज में अपना चिड़चिड़ापन और बेजारी और वो सपाट आवाज़ में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहाँ ठहर गई थी। नई हवाई सर्विस शुरू हो गई है, ये जगह रास्ते में पड़ती है। और आपके साथी? फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना कि कारज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ रहा है, उसी घमासान में वो कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया और उनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई। अच्छा, खुदा हाफिज़। खातून ने बात ख़त्म की और तेज़ तेज़ कदम रखती कोच की तरफ चली गई। वॉलरस की ऐसी मूँछों वाला फ़ोटोग्राफ़र फाटक के नज़दीक जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ गया। ज़िंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक कहानी, और आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी कहानी सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों का भी दिल से शुक्रिया।